हेलो फ्रेंड। तो इसमें हम अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन के सिम्टम्स की बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, किससे हम अर्ली स्टेज में पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले जो सिम्टम है वो आपको चेस्ट पेन होगा। सबसे पहले चेस्ट पेन होगा। दूसरा, आपको एंजाइटी होगी, वोमिटिंग, नोजिया, डिस्पनिया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, ब्रीथलेसनेस होगी। आपको हार्ट बर्न यानी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाएगी, इरेगुलर हार्ट बीट होगी। और आपको स्वीटिंग भी होगी। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर या मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसकी अब कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं। कॉम्प्लिकेशन में जैसे अरिथमिया हो जाएगी, या कार्डियोजेनिक शॉक, या पेरिकार्डिटाइटिस, या आपको एन्यूरिज्म हो जाएगा। एन्यूरिज्म हो जाएगा। तो अगर इसके कॉम्प्लिकेशन की जैसे बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें चार चीज़ कि इम्पेयर्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, टिश्यू नेक्रोसिस, या इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी, या पेरिकार्डियल इन्फ्लामेशन। ये चार चीज़ होंगी। इसमें होता क्या है कि अगर किसी को इम्पेयर्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी हुई है तो उसमें जो वेंट्रिकल है, हमारे वेंट्रिकल्स, उनमें या तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया, या जो किसी का ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो ब्लड प्रेशर कम होने से क्या हुआ, जो कोरोनरी परफ्यूजन है वो डिक्रीज हो गया, जिससे क्या है जो हमारा ब्लड की ऑक्सीजन की सप्लाई सेल्स के लिए, टिश्यूज़ के लिए पूरी नहीं हो रही, तो उससे हमारी बॉडी में स्चीमिया हो गई। स्चीमिया होने से कार्डियोजेनिक शॉक, तो कार्डियोजेनिक शॉक ये इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। या स्ट्रोक यानी एम्बोलिज्म के कारण स्ट्रोक का हो सकता है। या फिर CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की डिजीज़। यानी होता क्या है, जो हमारी पेपलरी मसल्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, वो डेड हो जाती हैं। अब वो क्या करती है, जो मिट्रल वाल्व है उनको पकड़े रखती हैं, उनका रिगर्जिटेशन करती हैं, पकड़े रहती हैं। अगर वो काम करना बंद कर देंगी तो वहाँ CHF की कंडीशन हो जाती है। या किसी भी वेंट्रिकल की जो बाल है वो रप्चर हो जाए, उससे क्या है कार्डियक टेम्पोनेडाई, ये इसकी एक कॉम्प्लिकेशन होगी। या फिर जो हमारा पेरिकार्डियम है उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी अगर आ गई तो अरेथमिया कॉज कर देगा, इरेगुलर हार्ट बीट। और फिर पेरिकार्डियल इन्फ्लामेशन हो जाए तो वो पेरिकार्डिटिस कहते हैं उसे। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन इसमें कॉज कर सकता है। अब पहचानते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो डायग्नोस्टिक फीचर क्या है, तो डायग्नोस्टिक फीचर में क्या, हम सबसे पहले इसका ECG करेंगे। ECG पे क्या देखेंगे, ST सेगमेंट। तो ST सेगमेंट देख के हम पता लगा लेंगे किसके लिए कौन सा नॉन एनस्टेमी है या एस्टेमी वाला मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। दूसरा क्या है, हम उसमें T वेव देखेंगे कि T वेव है उसका कहीं इन्वर्जन तो नहीं है, T वेव इन्वर्जन नहीं है। या ST सेगमेंट एलिवेशन या डिप्रेशन तो नहीं है। तो क्या देखेंगे इसमें, एलिवेशन या फिर डिप्रेशन। तो कहीं T वेव जो उसका इन्वर्जन या जो ST सेगमेंट है उसका कहीं एलिवेशन या डिप्रेशन तो नहीं है, या T वेव है उसका इन्वर्जन तो नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो Q वेव्स हैं उनकी अपीयरेंस क्या है, यानी अपीयरेंस ऑफ वाइड डीप Q वेव्स, जो Q वेव्स है उनकी अपीयरेंस देखेंगे। उसके बाद अगर ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसके लिए साहब ये है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे।
अगर उसको हार्ट अटैक है तो उसका मैनेजमेंट क्या है, तो हम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में सबसे पहले उसकी लाइफस्टाइल जो है, लाइफस्टाइल चेंज कराएंगे। कहीं वो हाई फैटी फूड्स तो नहीं ले रहा, या कहीं ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन तो नहीं यूज़ कर रहा, ये सब चीज़ देखेंगे उसकी, तो लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज कराएंगे। सेकंड क्या करेंगे, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती हैं, उनको यूज करेंगे। ये क्या करेंगी, जो हमारी आर्टरी में ब्लड प्रेशर हाई हो गया ये उसको नॉर्मल स्टेज में ले आएंगे। तीसरा, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स होते हैं उनको यूज करेंगे। अब थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स में क्या है, ये क्लॉट बस्टर्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्लॉट बस्टर्स, ये क्लॉट बस्टर्स होते हैं। और अगला मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, अगले मैनेजमेंट में वैसोडाइलेटर्स जितनी भी ड्रग होती हैं उनको यूज कर सकते हैं, तो वैसोडाइलेटर्स यूज कर सकते हैं। या जो एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग हैं उनको यूज कर सकते हैं इसमें। या फिर जो हिपेरिन होता है, ये हिपेरिन क्या करता है, थोड़ा इसकी अगर मैकेनिज्म देखें तो हिपेरिन क्या करता है, हिपेरिन जैसे ये हिपेरिन है, ये हिपेरिन है, हिपेरिन ने क्या किया, एंटीथ्रोमिन थर्ड, एंटीथ्रोमिन थर्ड के साथ बाइंडिंग कर ली, यानी ये क्या किया इसने, बाइंड विद, तो जो हिपेरिन है बाइंड विद एंटीथ्रोमिन थर्ड। अब ये क्या करेगा आगे चल के, ये थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट कर देगा। तो ये जो थ्रोम्बिन है इसको क्या कर दिया इसने, इनएक्टिवेट कर दिया। अब ये इनएक्टिवेट हो गया तो यहाँ क्या होगा, ये जो फाइब्रोनोजन थी, ये फाइब्रोनोजन जो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रही थी, ये इसको इनहिबिट कर देगा। तो इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोनोजन इनटू फाइब्रिन, तो जो फाइब्रोनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रही थी ये इसको प्रिवेंट कर देगी या इनहिबिट कर देगी, जिससे क्या है, जो क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा था वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो क्लॉट क्या हो जाएगा, प्रिवेंटेड। तो ये इसकी हिपेरिन की मैकेनिज्म है कि हिपेरिन कैसे बाइंड होती है, कैसे कार्य करती है। हिपेरिन यूज कर सकते हैं इसमें, या फिर जो एंटी प्लेटलेट ड्रग होती हैं उनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। फाइनली सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं हम, अथरेक्टोमी कर सकते हैं, या कैब्ज जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग होती है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये हमने मायोकार्डियल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर दिया। थैंक यू।